हेलो दोस्तों, ईपीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मेरे 9th क्लास के जितने बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो आपके लिए बीच में 8वां चैप्टर लेकर आए हूँ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत खतरनाक चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मस्त चैप्टर है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसमें कंसेप्ट मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हुई आकरम पर ये दिल मुस्कुराया जो साथी, तू ही भूला याद आया। चलिए, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले क्या है, फोर्स क्या होता है? सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ मोशन दो प्रकार का होता है। फोर्स दो प्रकार का होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि फोर्स, नेट फोर्स का होता है जीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स। और ये इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स का होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, ये क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है। न्यूटन फर्स्ट में इनर्शिया पढ़ेंगे, इनर्शिया, मास, टेंडेंसी ऑफ रेस्ट चेंज। और मास में आपका काम मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है ना? न्यूटन हम सेकंड में क्या पढ़ेंगे, एक बराबर में फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर यूनिट मोमेंटम पढ़ेंगे। दो चीज पढ़ेंगे 9th क्लास में। और थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड में वही पढ़ेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना? कोई जाने 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 बनाया। एक मिनट पढ़ा रहा हूँ जी। और आप लोग मेरे जितने मेरे बच्चे हैं, हमको नहीं लगता कि मेरे बच्चे इतना मतलब कि इतना बच्चे मेरे पुरोहित सब मेरे बच्चे क्या करें, बढ़िया होंगे, ठीक है ना? चलिए, और बच्चे अच्छे भी होना भी क्या है, जरूरी है यार। अगर बच्चे नहीं अच्छे हैं तो फिर मजा नहीं है लाइफ में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले पॉइंट हमारा पॉइंट है फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स क्या कहता है? फोर्स बल एफ, इसको एफ से फोर्स का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। पहले पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना? इट इज द फोर्स ऑफ इम्बेल्ड अस टू द एनी वर्क। मतलब फोर्स हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने में हमको मदद मिलता है। टू डू एनी आइदर ऑफ द पुल एंड पुश, उसका ये पुल या पुश, यानी उसको खींचना और ढकेलना। पुल और पुश करने का मतलब पुल और पुश, खींचना और ढकेलना और खींचना, ये सब का सब का होता है, फोर्स का काम होता है। फोर्स हम किसी वस्तु को खींचते हैं, किसी वस्तु को खींचते हैं, या तो किसी वस्तु को खींचते हैं या तो उसको धक्का देते हैं, यानी पुल करते हैं तो पुश करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर लेकर चले, जैसे हमारे पास डोर हो गया, डोर, अरे भाई किसको खींचते हैं हम लोग? या तो एक विंडो हो गया, विंडो होता है विंडो, या तो आपके पास डोर क्या होगा, डोर हो गया, क्या हो गया, डोर, डोर हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज को हम खींचते रहता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। जैसे आपके पास बुल कार्ट हो गया, बुल कार्ट जो हो गया आपका बैलगाड़ी, ये भी क्या करता है, बस मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। ये भी क्या करता है, वस्तु को खींचता है। तो खींचने वाले, धक्का देने वाले बहुत सारे, ये सब का फोर्सेस, ठीक है। अब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आएंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। क्या पता है, द ओपन द डोर, दरवाजा खोलना, आइदर द पुल एंड पुश, ड्रॉ द पुल, ओपन द पुश एंड पुल, द पुल एंड पुल टू ओपन द पुश टू क्लोज। यानी हम दरवाजे खोलते हैं ढकेलते हैं, यानी खोलते हैं ढकेलते हैं बंद करते हैं, यही करते हैं। या अलमारी को हम लोग खोलते हैं ढकेलते हैं बंद करते हैं, बंद करते हैं, जब खोलते हैं तो खींचना पड़ता है ना? फिर धक्का देते हैं, फिर पुश करना पड़ता है, पुश, धक्का देना पुश, खींचना को पुल। याद रखिएगा, ये पुल पुश में कंफ्यूज मत होइएगा। धक्का देना पुल, खींचने को पुल, खींचने को क्या कहता है, धक्का देना पुश होता है, खींचने को पुल कहता है, ठीक है ना? अब देखिएगा ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया पुल पुश के बारे में। चलिए, पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ आता है कि फोर्स ऑन इफेक्ट का होता है, इफेक्ट ऑन फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या का होता है, कैसे कैसे इसका मतलब इफेक्टेड आता है, मैं इसको देखता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि फोर्स मूव ए स्टेशनरी बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, सेट द मूव किकिंग। अगर देखो कोई वस्तु मान के चलो कि मतलब कि फोर्स एंड मूव, मतलब कि स्टेशनरी, अगर कोई वस्तु मतलब सब स्थिर या वस्तु गतिशील स्थिर है, अगर वो रेस्ट में है, तो हम उस पर मतलब कि उस पर बॉडी पर हम फोर्स लगाकर उसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। यानी क्या होगा, इफेक्ट ऑन फोर्स। अरे भाई मान के चलिए कि आपके पास, मेरे पास कोई बॉडी घूम रहा है,
फॉर कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट, एन एग्जाम्पल फुटबॉल घूम रहा है। अब फुटबॉल आपके पास है रुका हुआ, आप एक पैर मारिए, पैर से मारिएगा तो क्या होगा, मूवमेंट करना स्टार्ट हो, मार मारिएगा स्टार्ट हो जाएगा चलना। यानी वस्तु था आपका ऑब्जेक्ट था रेस्ट में, जब उसने अपना फोर्स एग्जर्ट किया तो क्या होगा, मोशन में हो गया। इफेक्ट, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑन फोर्स बोलते हैं। क्लियर। दूसरी पॉइंट, हम फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, अगर मतलब कि वस्तु पहले पूरा पढ़ के तब समझाता हूँ। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग ब्रेकिंग ए रनिंग साइकिल ऑन ए रनिंग बाइसाइकिल कैन बी स्टॉप। अगर मतलब कि बल किसी वस्तु की गति की स्थिति, आकार, स्थिति, ब्रेक लगाने के बाद जब हम स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाने के बाद उसका क्या होता है, मतलब कि फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स लगाने के बाद ब्रेक लगता है तो फोर्स होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होता है, कम हो जाती है, मोशन कम हो जाती है। इन फोर्स लगाने पर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं, फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करते हैं, हम डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। अगर कोई फुटबॉल रुका हुआ है तो मैं उसको मोशन में कर सकता हूँ, अगर वही ऑब्जेक्ट अगर मतलब कि ज्यादा मतलब कि मोशन में, तो और मोशन में भी कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु धीरे जा रहा है और धक्का मार दो, फोर्स लगा दो, वो वस्तु ऑटोमेटिक होगा, मोशन में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स हमेशा किसी वस्तु के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी और डायरेक्शन फोर्स लागू, किसी और डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फोर्स कैन चेंज स्पीड द मूविंग बॉडी एंड एसोसिएट टू द स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल इंक्रीज बाय अप्लाइंग ब्रेकिंग स्पीड रनिंग व्हीकल टू डिक्रीज। देखो, अगर कोई वस्तु ज्यादा मतलब की स्पीड में जा रहा है तो हम चाहे उसको रोक सकते हैं, उसको रोकने को क्या बोलते हैं, एसोसिएट, उसको एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। या स्पीड ऑफ द रनिंग, या तो ज्यादा हम स्पीड बढ़ाते हैं, रनिंग करते हैं तो या तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज वो करते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। मतलब वस्तु मोशन में है, ब्रेक लगने के बाद क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मोशन उसका क्या होता है, कम हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पॉइंट नंबर हम आते हैं इसमें, ये भी पॉइंट बहुत बेटर पॉइंट आपके लिए। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, फोर्स भी हम जब किसी वस्तु पर फोर्स, जैसे आटे देखिए आप लोगों ने, मेटल आटे, जिससे मेटल का अपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखोगे, आइटम्स देखोगे मेटल के, जिससे आपके पास एक कुल्हाड़ी होगी, आपके पास ऐसे मेटल के बहुत सारे ऐसे पॉट बर्तन हो गया, देखे होंगे। सब हम फोर्स एग्जर्ट करके, फोर्स एग्जर्ट कर करके उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, शेप और साइज को बदल देते हैं, ठीक है ना। अब फोर्स हमारे पास मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस, एक बैलेंस होता है। बैलेंस फोर्स तो रिजल्टेंट अप्लाई का होता है, जीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स का होता है, जीरो होता है, समझना होगा तो बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना। हमेशा जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ मैं, कि आपने कभी देखा होगा एक जैसे दो बच्चे आपस में हाथ ऐसे पकड़ ऐसे खींचती है, एक उधर से खींचती है, एक लड़कियां खेलती है सब ये, जिससे द टग ऑफ वार बोथ टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड, एक दूसरे को एक इधर खींचती है, एक उधर खींचती है, तो सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो रोप डज नॉट मूव द आइदर, कोई मूवमेंट नहीं करता, दिस हैपेन बिकॉज बैलेंस फोर्स, वहां पे हमारा फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। अगला पॉइंट, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्स का होता है कि मतलब एक किसी वस्तु के मतलब की स्थिति या कार्य परिवर्तन नहीं लाता है, पहली बात याद रखिएगा। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, देखो बैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड का होता है इक्वल होता है, बट फोर्स अपोजिट लगता है, एक इधर से खींचेगा उधर से खींचेगा, तभी तो जीरो होगा ना। बैलेंस फोर्स चेंज द शेप एंड साइज, बैलेंस फोर्स से हम लोग शेप और साइज चेंज हो सकता है, हम कार्य पर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब व्हेन फोर्स अप्लाई फ्रॉम बोथ साइड ओवर द बैलून, अगर आप बैलून पर फोर्स लगा दोनों तरफ से तो साइज को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, आगे पॉइंट पे चलता हूं, देखिएगा अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अनबैलेंस फोर्स की देख कहानी बड़ा बढ़िया है मेरे दोस्त, इसको देखिएगा ध्यान से। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है फोर्स, यानी क्या होगा, फोर्स मतलब जो होगा, मतलब इससे जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, पहली बात याद रखिएगा, ये जीरो से बड़ा होगा, पहले इतना पॉइंट याद है कि जीरो से बड़ा होगा, बस क्लियर। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, देखो ग्रेटर देन जीरो बोल ही दिया, कैन इज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन मूव फ्रॉम द बिकॉज अप्लाइंग फोर्स। अगर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम मतलब कि अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसकी मतलब शेप और साइज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं,
देखिएगा, एयर बैलेंस फोर्स की मतलब क्या का मतलब कि फेसेस होती, क्या कारक होते हैं, सो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको मूव एट द स्टेशनरी फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, फोर्स लगाएंगे, मोशन में हो जाएगा। कोई व्यक्ति खड़ा है, धक्का दे दो, मुंह हाथ फूट जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे मत करना पागलो। इंक्रीज द स्पीड, किसी वस्तु जा रही है 10 के स्पीड से, धक्का मारो, ढाई दे के मारो के, कितना चल जाएगा, एकदम दम मारना, एकदम एकदम तेजी में जाएगा। कितना इंक्रीज द फोर्स, स्पीड, स्पीड उसका कवर छिप जाएगा। अगर कोई वस्तु आ रहा है, तेजी में आ रहा है, फुटबॉल नहीं फेंकते तो हम रोक लेते हैं, ऐसे रुकते हैं, ऐसे रुकते हो, कैसे रुकते हो, रुकते होगे किसी तरह, ठीक है। तो हमारे किसी वस्तु को, स्पीड को रोक सकते हैं। स्टॉप मूविंग, किसी वस्तु को रोक सकते हैं। चेंज द शेप या साइज, और उस वस्तु का साइज और शेप को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये अनबैलेंस फोर्स का काम होता है। पॉइंट बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट बी नोटेड। आगे देखिएगा, लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है। एक व्यक्ति था लॉ ऑफ मोशन में, जिसका नाम था गैलीलियो, जिसको प्यार से लोग गैलीली कहता था। देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, उसको गैलीलियो था कि उसको गैलीलियो गैलीली, देख रहे हैं ना आपको ना, ये आपके साथ बड़ा अच्छा अच्छा काम करता है, गैलीलियो और गैलीली वाला। देखिएगा, गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू से, थोड़ा सा पेन मुझे मोटा करने को, छोटा करने को दिल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टू से मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑन द नो फोर्स एक्ट ऑन दे, मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हमेशा लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, force on this means of the object is moving on a frictional path of no other force acting upon its object would be moving in uniform motion forever. This is there is no unbalanced force working an object. ये बता रहा है बेचारा कि गैलीलियो द फर्स्ट टू से, गैलीलियो पहले कहा था भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट मूव विद मूव हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। नो फोर्स एक्ट ऑन देम, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। दिस मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शनलेस हो तो और मूव करेगा, पाथ हो। नो अदर फोर्स इज एक्टिव, अगर कोई फोर्स नहीं लगता है तो ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा, मतलब चलता रह जाएगा, अगर उस पर कोई फ्रिक्शनलेस हो तो बिल्कुल। अपॉन इट ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन फॉरएवर, हमेशा जो मतलब ऑब्जेक्ट होता है हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में मूविंग करता है। दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द, कोई भी मतलब अनबैलेंस फोर्स पे कार्य नहीं करता है, तब तक वो वस्तु क्या करेगा, मोशन में हमेशा रहेगा। यानी कहने का मतलब है, जब कोई वस्तु मूवमेंट करता है तो मूवमेंट ही करना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। कहानी खत्म। पहले पॉइंट याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये भी देखिएगा। न्यूटन स्टडी इज द आइडिया, गैलीलियो गिव द लॉ ऑफ मोशन, दिस आर नोन एज द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे इसे मोशन दिया था। पहली बात याद रखिए, मोशन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई ना हो, मोशन में ही रहेगी वो। फर्स्ट में याद रखिए, पहले बताता हूँ। अब देखिए इनर्शिया है, कुछ इनर्शिया, कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ बातें देखें ध्यान से। देखिएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन until it is compelled of the change the state by applying external unbalanced force। यही बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु मतलब कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। नो स्टेट अप्लाइंग द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य ना करे। एक्सप्लेनेशन क्या होता है देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा, बढ़िया समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य ना करे, सही, जब तक उसको कोई गति प्रदान नहीं करते। इसी प्रकार अगर कोई भी वस्तु रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन स्टेट इन द अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ओवर द चेंज इन द स्टेट, अगर कोई वस्तु मतलब कि गतिशील है तब तक गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई मतलब बाहर से कोई मतलब फोर्स एग्जर्ट ना करे। दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ऑफ चेंज इन देयर स्टेट, है ना, कोई प्रतिरोध करे। किसी भी अवस्था में परिवर्तन का कोई सिर्फ बाह्य बल से हो सकता है, अगर कोई भी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से ही हो सकता है। अगर उसका स्टेट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, शेप चेंज करना है, स्पीड में बढ़ाना है, स्पीड कम करना है, तो एक ही चीज है, उसका नाम है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स का होता है। पूछेगा पेपर में आपसे कि एक्सटर्नल फोर्स का हो सकता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। क्लियर है रे मेरे बच्चे साहब। अब हमारे दैनिक जीवन इसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या प्रभाव है दैनिक जीवन में न्यूटन का।
आइए एक एक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। नोट भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा टफ नहीं है, मस्त पॉइंट है आपके लिए, बहुत बेटर पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए देखो न्यूट्रल लॉ में क्या कहता है कि देखो अगर कोई व्यक्ति मतलब स्टैंडिंग ऑन द बस फोल्ड बैकवर्ड, अगर बस आगे की तरफ चलती है तो व्यक्ति अचानक पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के कारण क्या होता है, क्योंकि वो व्यक्ति का होता है रेस्ट में होता है, हैपन द बिकॉज द पर्सन बोथ बस आर द रेस्ट। यानी बस तो मतलब जब व्यक्ति खड़ा रहता है ना, जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो व्यक्ति का जो शरीर, जितना शरीर मतलब कि उसके बस के संपर्क में रहता है वो सब मोशन में हो जाता है, लेकिन बस के अलावा जो शरीर हमारा मतलब कि टचिंग नहीं होता है ना, वो चीज हमारा क्या होता है, रेस्ट में रहता है। तभी हमारा बॉडी इधर उधर करने लगता है। पहले पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। बस चलने के बाद कोई व्यक्ति पैर 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 तले गति से आ जाए, परंतु शरीर अतिरिक्त क्या होता है, रेस्ट में रहता है। पहली बात है हमारा जो बॉडी होता है ना, मूविंग ऑफ द along with the bus ऊपर पोर्शन his her body has the tendency of the remain at the rest। वो बॉडी हमारा रेस्ट में रहता है, इसीलिए जब कोई चलता है तो व्यक्ति बैकवर्ड का करता है, गिरने के क्या करता है, करता है नॉट अलर्ट होता है। पॉइंट ए भी क्लियर हो गया। पॉइंट बी पर हम बी पर आते हैं। पॉइंट बी के बेटा एक्सप्लेनेशन ही क्वेश्चन में पेपर में बनेगा, याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन ही बनेगा पेपर में। ये बोल ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द मूविंग बस फोल्ड बैकवर्ड। अब पीछे की तरफ अगर कोई व्यक्ति बस मतलब जल्दी बस से खड़ा है, अचानक बस रुक जाती है तो व्यक्ति आगे की तरफ चला जाता है। कहानी उसमें भी कहा है सेम है। जितना अगर बस तो हमारा बॉडी अगर जितना बस के संपर्क में अटैच है, अगर बॉडी हमारे का बस के संपर्क में अटैच है, स्टैंडिंग खड़ा है, बट द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, जब ब्रेक करता है तो डिक्रीज सडनली हम डिक्रीज हमारा अचानक हमारा मतलब बॉडी हमारा तो ऊपर वाला रेस्ट में रहता है, हमारा जो पैर संपर्क में मोशन हो जाता है, जैसे ब्रेक मारता है हम आगे तरफ झुक जाते हैं। यानी मतलब क्या होता है, देन कंडीशन लेग पर्सन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द कॉम वाई द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी एट द टेंडेंसी रिमेन द मोशन, हमारा ऊपर पार्ट वाला मोशन में हो जाता है, रहता किस में, रेस्ट में है। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पॉइंट पर हम आते हैं सी पर आते हैं। आप देखिएगा हम क्या करते हैं कि पॉइंट सी में क्या करते हैं हम लोग कि कभी कभी गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, कपड़ा को लेते ऐसे 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 झटकते हैं, कपड़े को तार पर खुले सूखने पर कपड़े को कोई झटकने से पानी की बूंदे गिर जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ा क्या कर देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ा जो होता है, कपड़ा जो पानी के जो बूंदे जो होता है पानी के अंदर जो होते हैं ना, वो रेस्ट में रहते हैं। जैसे जैसे मारते फड़कते हैं ना, तो उसकी मतलब कि जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा का रेसे जो होता है मोशन में हो जाती है, इसको फटाक दे मारते बस उसको क्या करता गिरा देता है। यानी बिफोर द हैंगिंग ऑफ द क्लॉथ ओवर द लॉन्ड्री लाइन यूजुअली मीन जार गिवन द क्लॉथ कोट हिम द ड्राई क्विकली, अचानक तुरंत सूख जाता है। बिकॉज द जार्क ड्रॉपेड ऑफ द वाटर फ्रॉम द पोर ऑफ द क्लॉथ फॉल डाउन द ग्राउंड एंड द रिड्यूस अमाउंट ऑफ द वाटर क्लॉथ ड्रिंक द क्विकली, मतलब ज्यादा नहीं, झरने से कुछ मतलब पानी निकल जाता है। कभी कभी देखने कभी गांव में महिलाएं क्या करती है कि मतलब कि वो लेकर चटाई उठाई होता मैट्स होता है, मैट्स लेकर डंडे से उसको क्या कर ऐसे मारती है, तो उसमें जो मतलब पार्टिकल होता है वो बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है बाहर, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में होता है। जिसे अप्लाई फोर्स करेंगे तो पार्टिकल के मतलब जो रेशियो होते हैं मोशन हो जाते हैं, और पार्टिकल रेस्ट होने की वजह से बाहर निकल के फेंका जाते हैं। सेम अप्लाई करिए। वही पॉइंट याद देखिए। एक और है कि हम लोग गाड़ी में जब बैठते हैं, गाड़ी बैठने के बाद हम लोग सीट बेल्ट को उपयोग करते हैं। आप वही पढ़ लीजिएगा, सीट बेल्ट को उपयोग करते हैं, या आप लोग याद रखिएगा, बहुत पेपर में आता है सीट बेल्ट को उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। आप पूरे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको पूरा बातें समझा दिया। अब आते हैं मास ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ इनर्शिया बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास ऑफ इनर्शिया। तेरे जाने जाने जो कोयल करे खुला ले, जिस देश में गंगा बहती उस देश में सबे नयारे, कोयल की झरनों में जब जाए, नहीं कोयल की झरना, झील की झरना, झरना पानी की झरना होता है यार। मैं भी कुछ कुछ गाना गा देता हूँ, गाना उल्टे फुल्टे गा देता हूँ यार। चलिए मैं रुको, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़े को कर लूँ मैं। चलिए सही है। मास ऑफ इनर्शिया का होता है द्रव्यमान और जड़त्व, जिसको बोलते हैं। देखिएगा जड़त्व यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द विच द रेसिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ कोल्ड इनर्शिया, मतलब कि जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण जिससे करो अपनी विराम अवस्था एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है, उस इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर बाय द मास, इनर्शिया को हमेशा मास से मेजर करते, द्रव्यमान से मेजर करते हैं।
इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना इनर्शिया, देखो इनर्शिया, इनर्शिया जो होता है, मैं अभी पॉइंट भी नोटेड पॉइंट भाई, ये होगा इनर्शिया, इनर्शिया पर मास, जितना बेटा मास बढ़ेगा ना उसमें इनर्शिया का होगा ज्यादा होता है। इन इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास, हमेशा इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। किसी वस्तु का मास ज्यादा होगा तो उसमें इनर्शिया का होगा ज्यादा होगा, पॉइंट भी नोटेड। जिस वस्तु में मास ज्यादा होगा उस इनर्शिया का होगा ज्यादा होगा। आपसे पूछूंगी ट्रेन में और बस में किसके इनर्शिया ज्यादा होगा, तो नहीं ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का मास बस से क्या है, ज्यादा है। क्लियर, पॉइंट भी नोटेड। चलिए उसके बाद द मीन्स ऑफ द इनर्शिया इंक्रीज ऑफ द मास, इनर्शिया बढ़ाओगे, अगर आप इनर्शिया बढ़ाओगे, देखो इनर्शिया जो होता है डायरेक्ट मास को होता है, तो इनर्शिया अगर इंक्रीज करेगा तो मास इंक्रीज करेगा, अगर मास डिक्रीज तो इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा। यानी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाओगे, मास बढ़ाओगे तो इनर्शिया अपने आप का होगा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा, और मास घटाओगे तो इनर्शिया भी का होगा घटेगा। इनर्शिया बढ़ाओ मास बढ़ेगा, इनर्शिया घटाओ मास घटेगा। पॉइंट बी नोटेड। क्लियर। द हैवी ऑब्जेक्ट will have more inertia than the lighter than, अगर हैवी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर पॉइंट भी, अब इसमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम दूसरे शब्दों में अनदर वर्ड में, हम दूसरे शब्दों अनदर वर्ड दूसरे शब्द बोल सकते हैं, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज रेसिस्ट ऑफ द चेंज ऑफ इन इट्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु की प्रकृति जिससे वो तब तक अभी विरामावस्था बनाए रखती है जब तक वो गति में रहती है, मतलब विरामावस्था में रेस्ट में जब ही रहेगी जब वो क्या होगा, मोशन में होगा। उस पे मोशन में कब होगा, यानी ये वस्तु पर कोई बाहरी बल कोई कार्य न करना चाहिए, पहली बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट भी नोटेड, यही पॉइंट क्लियर है। देखिएगा, सिंस ए हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, भारी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया का हो जाता है। द डिफिकल्ट पुल और पुश, उसको पुल और पुश करने में हैवी बॉक्स ऑफ द ग्राउंड देन द लाइटर वन। अगर कोई बड़ा वस्तु, भारी वस्तु अब पृथ्वी के नीचे उसको घसकाना हो तो आपको उसको मतलब मूवमेंट करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ग्रेटर फ्लूइड फोर्स नीड टू हैवी बोथ बॉडी द लाइट बॉडी इन द सेम टाइम। अगर उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास वो हैवी वस्तु को अगर आपको मतलब कि मूवमेंट कराना होगा तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हमारा पूरा पॉइंट क्लियर। अब देखो मेन पॉइंट हमारे पास आता है मोमेंटम के बारे में। ये पॉइंट आपके लिए बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में बहुत आता है। मोमेंटम, मेरे दोस्त मोमेंटम को जरूर कीजिएगा। मोमेंटम देखिएगा, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन हैज ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है, मोशन का क्वांटिटी होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। देयरफॉर मोमेंटम हमारा क्या होता है, P × V होता है। P को मोमेंटम बोलते हैं, M को मास, V को वेलोसिटी बोलते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा। इससे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आपका आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम के बारे में समझिएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं समझना है। मोमेंटम ये ज्यादा कुछ नहीं समझ। मोमेंटम का होता है, मोमेंटम का मतलब होता है, इसका मतलब संवेग द्रव्यमान के मतलब का जितना मतलब कि क्या होता है, जिस मोमेंटम में क्या होता है जी। अगर मान के चलो, अगर देखो P हमारे पास M × V है ना, तो किसी वस्तु का वेलोसिटी बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे अपने आप मोमेंटम बढ़ेगा। इस पॉइंट का, और किसी वस्तु का मोमेंटम घटेगा इसका मतलब वेलोसिटी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिखा हो गया यहाँ पे। सम मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ द मास वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइटम। मोमेंटम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द बोथ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इंक्रीज विथ इंक्रीज आइदर मास और वेलोसिटी। अगर देखो मास और वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं। दिस मीन ऑफ लाइटर एंड द हेवियर ऑब्जेक्ट मूव विद द सेम वेलोसिटी। अगर लाइटर और हेवियर सेम वेलोसिटी मूव कर रहे हैं तो उसमें हेवियर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम का होगा ज्यादा। अगर दो को मान के चलिए कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ट्रक है, एक बस है, अगर दोनों में मतलब दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन जो मतलब वस्तु हैवी होगा उसी का क्या होगा, उसी में क्या होगा, मोमेंटम का होगा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। इस मतलब अगर कोई वस्तु, अगर इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, पॉइंट नंबर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर, ये पॉइंट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, नोट कीजिए। इफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद द ग्रेट वेलोसिटी, अगर मतलब कोई छोटा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो इट हैज ट्रेमेंडस मोमेंटम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलता है तो इस तरह संवेग का होता है, अधिक होता है। एंड बिकॉज द मोमेंटम इट इज द सम ऑब्जेक्ट मोर सेवरली, फॉर एग्जांपल ए स्मॉल बुलेट लिटिल मास ऑफ किल्स पर्सन
राइट। देखिएगा ऑफ द गन, अगर देखिए कभी क्या होता है कोई वस्तु ऑब्जेक्ट बहुत तेज चलता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि समय का होता अधिक होता है। अगर कोई वस्तु मतलब कि टकराने से ज़्यादा चोट पहुंच जाती है, छोटा वस्तु होता है तो इसी तरह जब वस्तु वस्तु में क्या होता है छोटी गोली स्पीड चलता है तो उस समय का छोटी गोली स्पीड से दरमियाने वाली गोली के इंसान का जान ले सकता है, इतना हार्ड होता है कि यानी गोली का स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम भी क्या है ज़्यादा होगा गोली का। रोड एक्सीडेंट में क्या होता है बहुत सारा अगर गाड़ी स्पीड में होता है तो मोमेंटम उसका ज़्यादा हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति के मतलब मरने की क्या होता है चांसेस का होता ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। मोमेंटम को मतलब एम से स्विच करते हैं। मोमेंटम इज ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, ध्यान दीजिए पॉइंट बी नोटेड। लेट द मोमेंटम को एम माना, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन वेलोसिटी मैंने v1 कितना जीरो माना। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो इस तरह अगर नोटेड करूंगा तो मेरे पास जो मोमेंटम जब वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या होगा पी भी का होगा जीरो। तो मोमेंटम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट उस समय मोमेंटम का होगा रेस्ट में आ जाएगा जब वेलोसिटी का हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो, ठीक है ना। इसके साउंड उन होता बेटा याद रखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिल्कुल एकदम क्लियर याद रखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड से याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सवाल है, सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये वाला सवाल है। यानी मास दे रखा है मेरे पास 20 किलोग्राम, बोला कि व्हाट विल बी मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा है तो 10 किलोग्राम मास है और 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, मास कितना 2 किलोग्राम में, वेलोसिटी 2 मीटर पर, मोमेंटम निकालता है पी में कितना एम गुणे वी होता है, मास मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे सेम ये भी है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का, कौन है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है मतलब कि मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मतलब मोशन क्या होता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स और डायरेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ द फोर्स होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, मतलब जो फोर्स होता है, मैं अगर जाऊंगा फोर्स के बारे में, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग कि जो मास होता है, मास का होता है एम मानना, इनिशियल वेलोसिटी को मतलब यू, फाइनल को क्या मतलब भी मानना, क्या मानना भी मान लेट करना है। मानने के बाद P1 के लिए पी फॉर्मूला का P1 के लिए M1 U। अब इसके क्या होता है P2 के एम बी, क्या होता है एम बी हो गया। अब चेंज ऑफ मोमेंटम का P2 में से P1 घटा दो तो ये बचे एम का मतलब क्या होगा V माइनस यू हो जाएगा। चेंज ऑफ अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो टिका लगेगा ना एम माइनस एम इंटू वी माइनस यू में क्या करना टी से डिवाइड कर देना है तो मेरे पास क्या निकल जाएगा। आपको पता है कि देखिएगा यहाँ पे इतना का मान क्या होता है v माइनस यू का मान क्या होता है टी ए होता है, तो इसके मतलब f समानुपाती ए हो गया और a बराबर क्या होगा के ए में हो गया और इसको हटाएंगे तो मेरे पास क्या होगा a बराबर क्या होगा ए में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, क्लियर एकदम कर रखिएगा। डिफाइन 1 न्यूटन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन किसे कहते, देखिएगा पॉइंट को। When an object 1 meter per second square is the seen by of the mass 1 kilogram of the applied of the body 1 न्यूटन, मतलब F बराबर आपका m गुणे में A होता है तो सब के सब 1 न्यूटन फोर्स है तो 1 किलोग्राम गुणे का था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्लाई कीजिएगा तो अपने आप 1 न्यूटन का होगा निकल जाएगा। अरे कैसे कीजिएगा, आपको पता है A बराबर में m गुणे A होता है तो मास मेरे पास देखो, मास ध्यान समझिएगा, मास के इसको ले लो 1 न्यूटन ले लिया, मास 1 किलोग्राम और ए मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 1 न्यूटन जो बनेगा आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो प्रूफ करना, फर्स्ट प्रूफ ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन सेकंड लॉ से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है इसमें, फर्स्ट लॉ एक्सटर्नल फोर्स को दोनों जीरो मान लेना है। when the moving body keeping moving with the same velocity मूव करेगा when body at the rest, अगर बॉडी हमारा रेस्ट में होकर मूव करना चाहता है तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा a बराबर जीरो हो जाएगा। a बराबर जीरो फॉर्मूला का होता है इसका, m बराबर पढ़ के आए थे, m बराबर भी मैंने यहाँ पर रखूंगा जीरो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर f के स्थान पर मैंने रख दिया जीरो रख दिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे t में तो जीरो हो जाएगा, बचेगा m माइनस भी बच गया, a माइनस भी बचेगा तो m भी क्या कर यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m भी क्या हो जाएगा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये भी m जाके जीरो में डिवाइड हो जाएगा तब बचेगा मेरा v माइनस यू, तो v माइनस यू बचेगा का होगा जीरो, तो v किसके बराबर होगा u के का होगा बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे याद रखिएगा ये वाला। अगर बॉडी रेस्ट में हो तो u का हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में u का हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जीरो होने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का कुछ जब जीरो हो जाएगा, जब हमारे पास सब जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम रखेंगे मास, यहाँ पे b में देखिएगा b में, तो जहां भी रखेंगे अगर u ही जीरो तो सबका सब का हो जाएगा, v भी का हो जाएगा जीरो, सबका सब का हो जाएगा, उस समय क्या होगा मेरा बॉडी का होगा कॉन्टिन्यूअस का होगा रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ आप याद रखिएगा,
न्यूट्रल टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रल। इट टू एवरी एक्शन दैट इज द दैट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक नोट में लिखिएगा, एक्शन और एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिए एक्शन रिएक्शन का। और इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे वाकियों रोड में, रोड पर आप टहलते हो तो आप दोनों तरफ आप पैर से आगे फोर्स लगाते हो जाते हो, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। बोट, अगर जो कोई व्यक्ति बोट चलाता है, आपके पास एक गन रिकॉइल हो गया, रोइंग बोट हो गया, बोट को चलाना होता है, खेना होता है, ये सब के सब का न्यूट्रल का एग्जाम्पल होता है। तो मेरे दोस्त आपका मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा आपका हो गया समाप्त। तो मेरे दोस्त देखिएगा, अब क्या कीजिए, आपकी पूरे पॉइंट को नोटेट कीजिएगा और फिर क्या होगा, क्या देखिए, ये आपका 30 मिनट में आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया बिल्कुल तरीका से।